हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और देखिए आज भी हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। देखिए इसका जो बाकी का कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह के और वीडियोज़ जो भी है आपकी क्लास 6 से लेकर 12th तक का स्टडी मटेरियल, स्पेशली सोशल साइंस का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, जितने भी वर्कशीट्स होती हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देती हूँ, आपका मैथ वर्क है, आपका जो सिलेबस होता है और साथ ही जो फ्लो चार्ट होते हैं वो भी मैं आपको देती हूँ। तो इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो फेडरलिज्म का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, और इसको किस तरह से फॉलो किया जाता है, ठीक है, किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया में। पहली बात की देखिए इस शब्द का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि कई बार जो होता है आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में, अगर बेशक आपको कोई क्वेश्चन बहुत दिक्कत होती है समझने में, पर अगर आपको क्वेश्चन का एक वर्ड भी अगर आप समझ लेते हो तो उसको उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि वास्तव में उस क्वेश्चन से आप उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आपको क्या लिखना है। तो देखिए शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हर वर्ड को समझ लेंगे तो आई थिंक अगर उसके मीनिंग को समझ लेंगे तो आप उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख पाएंगे। तो इसी तरह से देखिए अब हम लोग पूरा पैरा नहीं पढ़ने वाले पहले, पर अगर इस शब्द को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और इस पैरा में हम क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। इससे पहले आपने काफ़ी बार सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझो क्या होता है। आपने सुना भी होगा शब्द सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है। सेंटर, आपने सर्कल में देखा होगा सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ये क्या बताता है आपको। इसी तरह से सेंट्रलाइजेशन मतलब अगर आप पावर शेयरिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पावर जो होती है वो एक ही इंसान या किसी भी राजा रानी के पास सेंट्रलाइज्ड होती थी पहले, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सारी सारी पावर एक ही इंसान के पास होना। आप जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने कई बार जब आप छोटे थे तो आपने इजिली ये सब चीज़ें लर्न करते थे। जब आप अपोजिट वर्ड्स लर्न करते थे तो होता था कि उसके आगे डी लगा दो, आर ई री लगा दो, तो इस तरह से उसका अपोजिट वर्ड बन जाता था। तो यहाँ भी वही चीज़ है, सेंट्रलाइज मतलब होता है जब पावर सिर्फ एक इंसान के पास हो, सेंट्रलाइज होती है वो। और डिसेंट्रलाइज मतलब जब हम उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, लोगों में बांट दें, किसी एक इंसान के पास पावर ना रह के औरों के साथ उसको शेयर कर दें, उनके बीच में बांट दें, डिवीजन कर दें उसका, तो हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से इंडिया में फॉलो होता है, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस पैरा का। तो देखिए फर्स्ट पैरा है, वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो हमें अच्छे से पता है कि देखिए फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, ठीक है। वी हैव सो फार डिस्कस दी 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में काफ़ी टाइम तक जो है हमने देखा है 2 टायर जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको हम फॉलो करते हैं। बट देखिए इंडिया जैसी एक वास्ट कंट्री, वास्ट मतलब बहुत बड़ी कंट्री में बहुत ही मुश्किल हो जाता है पूरे के पूरे सिस्टम को रन कराना सिर्फ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हमें और भी तरह की गवर्नमेंट चाहिए जो और भी ज़्यादा काम को ईजिली कर सके, स्मूथली हो सके जो गवर्नमेंट का काम है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर उनके उनको और भी ज़्यादा सहूलियत पहुंचा सके। तो इसी के साथ देखिए स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अगर आप थोड़ी सी कंपैरिजन करोगे तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर यूरोप की जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनसे आप कंपेयर करोगे तो आप जानोगे कि इंडिया के कुछ स्टेट्स यूरोपियन इंडिपेंडेंट कंट्रीज से भी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये किस टर्म्स में बात हो रही है, पॉपुलेशन के टर्म्स में बात हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी नहीं होती, इनफ नहीं होती, इनके अलावा और भी गवर्नमेंट चाहिए जो थोड़ा सा वर्क शेयर करे और यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे काम हो सके। तो इसी तरह से देखिए उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल दिया कि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो रशिया से बड़ा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन याद रखिएगा। महाराष्ट्र देखिए तो महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है। तो मैनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। इसके साथ ही जो स्टेट्स हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी भाषाएं, बोलियाँ सब अलग अलग हैं, ठीक है। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग। तो इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन स्टेट्स के अंदर भी हमें क्या करना है, हमें पावर को शेयर करना है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। इसी पावर शेयरिंग को हम डिसेंट्रलाइजेशन को मैं आपको बताई थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जब आप मेरी वीडियोस देखते हो और अगर आपका पास बुक है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप क्या करिए अपने डाटा को सेव करने के लिए आप जो सेटिंग है मोबाइल की, जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको 1
144 यानी 144 पी पे सेट कर लिया करिए, इससे आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, तो आप देखिए फेडरल पावर जो शेयरिंग है इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके लिए देखिए दो टायर सिस्टम तो हम फॉलो कर रहे हैं पहले से, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पर हमने देखा है कि इंडिया जैसे कुछ जो स्टेट्स हैं वो बाहर दूसरी कंट्रीज से भी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी। तो इसकी वजह से हमें एक प्रॉपर फेडरल पावर शेयरिंग जो है इंडिया में वो फॉलो करनी है, और इसके लिए सिर्फ दो टायर जो सिस्टम है गवर्नमेंट के वो इनफ नहीं है, बल्कि हमें और भी एक और टायर सिस्टम चाहिए जो कि किसके नीचे होगा, स्टेट गवर्नमेंट के। देखिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है, आप समझ सकते हैं ना कि सबसे पावरफुल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट के बाद अब एक और पावर की नीड हो रही है। ठीक है, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की नीड यहाँ पे हो रही है। तो देखिए इसी को हम बोलते हैं दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो जब हम पावर को इस तरह शेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन नाम से जानते हैं। और 10 इसी की वजह से देखिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अलावा भी हमें एक और गवर्नमेंट मिली है जिसे हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टायर सिस्टम आपसे कोई पूछे फर्स्ट टायर गवर्नमेंट कौन सी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, और जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट है। और ये लोकल गवर्नमेंट कब बनी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हुए इसका निर्माण हुआ। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization। तो देखिए अब जो है करेक्ट मीनिंग आ रही है डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा और साथ ही आपका 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनेगा, वो मैं आपको बता दूंगी कि वो कब बनेगा। तो यहाँ से देखिए पहले तो डेफिनेशन याद रखिएगा कि टोटल कितने टायर ऑफ सिस्टम जो है गवर्नमेंट के वो हमारे यहाँ फॉलो होते हैं, वो है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें आपका फर्स्ट है सेंट्रल, सेकंड स्टेट और थर्ड आपका लोकल गवर्नमेंट। इसके साथ ही देखिए मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर लिखोगे जब पावर जो होती है, जो शक्ति होती है वो हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके किसी तीसरी गवर्नमेंट को दे देते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, उनके साथ शेयरिंग कर देते हैं पावर का, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था एक जगह पावर का होना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एक से ज्यादा लोगों के बीच में या लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांट देना। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीजन है क्यों हमें डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा लोगों के पास बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, जिनको सेटल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोकल लेवल पे, यानी जहां से वो इंसान बिलोंग करता है उसी लेवल पे आप उसको सॉर्ट आउट कर दो उस इशू को। तो उस अगर उस लेवल पे आपने सॉर्ट आउट कर दिया तो वो स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे कभी वो इशू आएगा नहीं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, कहते हैं ना जैसे प्रॉब्लम हुई उसका समाधान तुरंत कर लीजिए। जब कोई बीमारी होती है, छोटी बीमारी होती है, तभी डॉक्टर के पास पहुंच जाइए तो उसका इलाज हो जाता है। तो इसी तरह से भी ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इशू हो तो उसको लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है वही सॉर्ट आउट कर दे, जिससे कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना हो और अच्छे से वहीं पे सॉर्ट आउट हो तो अच्छी बात होती है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। तो ये देखिए ये इसलिए है क्योंकि देखिए लोगों को अपने खुद के एरियाज के लोकल लोगों के बारे में, लोकेलिटीज के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, इस वजह से उन प्रॉब्लम्स के बारे में वो समझ सकते हैं और समाधान भी अच्छे से कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज दी थिंग्स मोर इफेक्टिव एफिशिएंटली। इसके साथ ही देखिए लोगों को जो लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल ये भी अंदाजा होता है, बेटर आइडियाज होते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, किस तरह की इंप्रूवमेंट्स की जाए, है ना, किस तरह का काम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो। क्योंकि देखिए हर जो एक इंसान होता है उसकी लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहीं पे एक सरकार बनाई जाए जो उनकी भाषा को समझे, उनकी दिक्कतों को समझे, प्रॉब्लम को समझे, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, जैसे हमने बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट में देखा था। तो बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही देखिए ये भी है कि लोकल लेवल में देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे डिसीजन मेकिंग में, यानी इलेक्शन प्रोसेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, दिस हेल्प्स टू इन कैलकुलेट आ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इससे हमें एक ये भी मिल जाएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने जो लोग हैं उनमें एक आदत हो गई है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके साथ ही जो देखिए लोकल गवर्नमेंट जो है एक बेस्ट तरीके का बेस्ट वे है एक रियलाइज कराने का कि जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी नीड है डिसेंट्रलाइजेशन की उसको महसूस किया गया है और वो अच्छे से जानते हैं कि क्या नीड है इसकी। तो सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। और उसी टाइम से सेवरल बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं जिससे कि पावर को जो है वो डिसेंट्रलाइज किया जाए
डिफरेंट लेवल ऑफ दी आप कह सकते हो विलेजेस और टाउन्स में भी शक्तियाँ दी जाएँ, प्रदान की जाएँ। पंचायत जो होती हैं, देखिए पंचायत जो है इन विलेजेस और म्यूनसिपैलिटीज़, गाँव में तो इनको हम पंचायत बोलते हैं और अर्बन एरियाज़ में इन्हें म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सेटअप की गई हैं सारे बहुत सारे स्टेट्स में, बट दीज़ वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। बट ये भी है कि जो ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ये किसके कंट्रोल में काम करती हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स के, ठीक है? डायरेक्टली कंट्रोल होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। इलेक्शन टू दीज़ लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। यहाँ तक कि जो इनके इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो रेगुलरली नहीं होते। जब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तब इनके इलेक्शंस कराए जाते हैं, 5 साल हो जाएँ, 6 साल हो जाएँ, 10 साल हो जाए, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे। तो अगर आप 3 टायर सिस्टम पूरा फॉलो करें, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करती है हर चीज़, उसको रूल्स रेगुलेशन है, तो इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के लिए भी होने चाहिए, इनकी भी कुछ शक्तियाँ होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। इसके साथ ही देखिए लोकल गवर्नमेंट के पास खुद अपनी कोई भी पावर, कोई शक्ति या रिसोर्सेज नहीं होती इनकम की। दस देयर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। तो एक तरह से इफेक्टिव टर्म्स में देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो मतलब है यहाँ पे सिर्फ दिखावटी आप समझ लीजिए कि बाहरी रूप से तो कह दिया कि हाँ डिसेंट्रलाइज करें, बट शक्ति तो उनको कुछ दी नहीं, तो कहाँ से उनके पास आप डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कह रहे हो कि वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो इसी को लेकर जब इतनी बातें हुई तो एक डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 1992 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया, इसको पास किया गया और इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हुए, कुछ अमेंड हुए, संशोधन हुए, जो 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हो, ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा ये आपका 5 मार्क्स का बनेगा और 1 मार्क्स का आपसे शायद ईयर पूछ लिया जाए कि कौन सा एक्ट था। तो याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो थे वो बताए गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी कर दिया गया कि ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो ये पंचायत हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनके भी रेगुलर इलेक्शंस होंगे, जैसे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं 5 ईयर्स के बाद, उसी तरह से इनके भी होंगे, ठीक है। इसके साथ ही देखिए सेकंड पॉइंट ये कि यहाँ पे कुछ सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी इलेक्टेड बॉडीज और एग्जीक्यूटिव हेड्स की इन इंस्टीट्यूशंस की। किसके लिए सीट रिजर्व की जाएंगी? शेड्यूल कास्टेड और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए सीट रिजर्व करी जाएंगी, उनके कैंडिडेट्स के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे 1/3 जो पोजीशंस हैं वो भी रिजर्व की जाएंगी वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन होता है जो पूरे देश के इलेक्शन कराता है, उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कंडक्ट कराएगा इनकी पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको अब बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी कुछ पावर्स को जो है वो शेयर करे इस लोकल गवर्नमेंट के साथ, और जो रेवेन्यू होता है, जो टैक्स लेने का जो फील्ड है, उनको भी शेयर करें इन लोकल गवर्नमेंट के साथ। इस तरह से एक ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, स्टेट टू स्टेट जो पावर होती हैं वो वेरी करती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट कितनी पावर किसके साथ लोकल गवर्नमेंट का शेयर कर रहा है, वो उनका आपस का ही एक कह सकते हो एक मैटर होता है जिस पे वो काम करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात कही जाए तो इसको हम ज़्यादातर नाम से जानते हैं पंचायती राज, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए कि पंचायती राज किसको कहते हैं। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। हर एक विलेज में ये जो ग्रुप होता है, विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत, तो हर एक गांव में कुछ ग्रुप होते हैं विलेज के, एक किसी भी स्टेट्स में, तो उन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और ये क्या होता है? दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। और इस पूरे काउंसिल होता है जिसमें आप कह सकते हो ग्रुप होता है जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच के नाम से जानते हैं, और इन पंचों में से एक जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको हम सरपंच के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन है आपका पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट का, पंचायत का, ठीक है, ग्राम पंचायत जिसे हम बोलते हैं, जो हर एक गाँव में होती है, ठीक है। इसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको वार्ड मेंबर्स बोलते हैं, और उनको हम पंच के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही जो इनका हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको हम सरपंच के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी ग्राम पंचायत की। इसके बाद देखिए विलेज में ये होता है, और इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ये पूरे विलेज के लिए एंटायर एक आप समझ सकते हो बॉडी होती है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पंचायत होती है वो बहुत सारे काम करती है, सुपरविजन करती है ऑफ द ग्राम सभा के, और ऑल द वोटर्स जो होते हैं विलेज के वो इसके मेंबर्स होते हैं। और इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। इसके साथ ही ये इनको साल में 3 बार मिलना होता है,
यहाँ पे, और वो अप्रूव करते हैं जो एनुअल बजट होता है ग्राम पंचायत का, उसको यहाँ पे ये लोग देते हैं, अप्रूव करते हैं, और साथ ही रिव्यू भी करते हैं कि ग्राम पंचायत का काम कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ये आप लाइन मार्क कर लीजिएगा। ये सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि जो पंचायत होती है, द पंचायत वर्क्स अंडर दी ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, कि ये जो पंचायत होती है वो किसके ओवरऑल सुपरविजन में काम करती है, ग्राम सभा के सुपरविजन में ये काम करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो कंटेंट है मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।